Hello friends, welcome to Shriram IAS. Today we are going to discuss two important terms in biotechnology. First is genetically edited and second is genetically modified. These two terms are completely different और इनका जो यूसेज जो है in terms of biotechnology, and we are also going to discuss the relevance of agriculture and biotechnology and their potential to revolutionize Indian agriculture and also to impact the income status of poorer section of society. ये सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर में जो पोटेंशियल रिवोल्यूशन ये करा सकते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, करंट में हम लोगों ने कुछ न्यूज़ आर्टिकल स्टडी किए हैं लास्ट मंथ। तो उनमें से एक न्यूज़ आर्टिकल ये था, कश्मीर यूनिवर्सिटी रिसर्चर प्रोड्यूस फर्स्ट जेनेटिकली एडिटेड शीप। तो फर्स्ट जेनेटिकली एडिटेड शीप। सेकंड आर्टिकल, आईसर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप 2 जीनोम एडिटेड वेराइटीज ऑफ राइस। 2 जेनेटिकली एडिटेड वेराइटीज ऑफ राइस। और तीसरा NDRI इम्प्लांट जीन एडिटेड एम्ब्रियो फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवस्टॉक। क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवस्टॉक, ये तीनों के तीनों आर्टिकल बात करते हैं जेनेटिक एडिटिंग के बारे में और जेनेटिक एडिटिंग के वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं राइस यानी एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनिमल्स शिप एंड बफेलो। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम लोग यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। इन पर हमें यूपीएससी मेंस में और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे प्रीवियसली क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियसली यूपीएससी ने हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव हो सकता है। अगर फार्मर्स का इनकम इंप्रूव हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो सकता है। इस रिलेवेंस में भी ये तीनों टॉपिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। सेम वे, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली इन आवर लाइव्स। व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। अब साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो उसमें एक बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछा गया है, ये सारे PYQs है, तो उसमें से व्हाई इज देयर सो मच एक्टिविटी, व्हाई इज देयर सो मच एक्टिविटी इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अवर कंट्री। तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारी कंट्री में कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, उनके पीछे का रीज़न भी पूछा गया है। सेम वे, हाउ दिस एक्टिविटी बेनिफिटेड इन फील्ड ऑफ बायोफार्मा। अब बायोफार्मा के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमें पूछा गया था। सेम वे, एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में भी हमें फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है। और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चैलेंजेस कौन से हैं। हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक एडिटिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इनका भी रिलेवेंस है और ये भी पॉइंट्स आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। वैसे ही व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अब अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी की बात आ गई तो अगेन जेनेटिक एडिटेड भी आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड भी आ गया। हाउ विल दिस अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो फार्मर्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फार्मर्स भी वन ऑफ द पुअरर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो इतने सारे PYQs है, यानी फ्यूचर में भी हमें इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन डायनामिक आता है, करंट बेस्ड आता है, तो जो हमने आर्टिकल्स अभी थोड़ी देर पहले देखे, इन तीनों को एज ए एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं और इन तीनों आर्टिकल को स्टडी करके हमारे आंसर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस या फ्यूचर स्कोप, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने आंसर में कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि जेनेटिकली एडिटेड शीप, भारत की सबसे पहली जेनेटिक एडिटेड शीप जो है, इसे बनाया है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जो श्रीनगर में है,
जिन्होंने प्रोड्यूस किया इंडियाज़ फर्स्ट जेनेटिक एडिटेड शिप। अब इन्होंने इस शिप में जेनेटिक एडिटिंग की है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं, जिन्हें हम लोग जीएम बोलते हैं। तो जीएम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिकली एडिटेड। ये पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग सीखेंगे आज के सेशन में। सो दोस्तों, प्रोफेसर शाह जो है ये बहुत ही अकम्प्लिश फैकल्टीज़ है इस यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने जो जेनेटिक एडिटिंग से क्या किया, तो इन्होंने शिप का मसल मास जो था वो 30% से इंक्रीज कर दिया। शिप का मसल मास 30% से इंक्रीज हुआ है। अब ये जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं ये यूरोपियन ब्रीड में पाया जाता था शिप्स के। फॉर एग्जांपल टेक्सल, जो इस तरह से दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस शिप में मसल मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ब्रीड। इंडियन ब्रीड में ये फीचर नहीं था, तो इस फीचर को जेनेटिक एडिटिंग के थ्रू इंडियन शिप्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इस फीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने जेनेटिक एडिटिंग का इस्तेमाल किया, जबकि प्रीवियसली क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस बार क्रॉस ब्रीडिंग का यूज़ ना करते हुए उसको जेनेटिकली एडिट करके ये फीचर इंट्रोड्यूस किया गया। उसके लिए एक जीन है जिसका नाम है मायोस्टैटिन जीन। अब ये मायोस्टैटिन जीन जो है ये कंट्रोल करता है मसल मास को, और इसी को एडिट करके हमने श्रीनगर में जो शिप प्रोड्यूस की है उसका मसल मास जो है वो 30% से इंक्रीज करा दिया था। उसी के साथ ही अब ये जो टेक्नोलॉजी है जिससे हमने शिप का मसल मास इंक्रीज किया 30% से, और कौन से फीचर्स हम लोग शिप में ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग इन्हें डिसीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं, या हम लोग ट्विन्स एट बर्थ की जो पॉसिबिलिटी है उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मसल मास इंक्रीज होना, डिसीज रेजिस्टेंट होना या ट्विन एट बर्थ की पॉसिबिलिटी इंक्रीज करना, ये एनिमल हस्बेंड्री को प्रॉफिटेबल बना सकता है, फार्मर का इनकम जो है उसे इंक्रीज कर सकता है। अब सिर्फ इतने ही फीचर्स हम लोग जेनेटिक एडिटिंग से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं। अगर कुछ वूल के लिए शिप्स होंगी तो वूल की क्वालिटीज़ भी हम लोग बेटर कर सकते हैं जेनेटिक एडिटिंग से। उसके लिए हमें जो जीन्स है जो रेगुलेट करते हैं उन वूल्स को, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन्हें एडिट करना पड़ेगा। तो प्रीवियसली हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, वो था क्रॉस ब्रीडिंग, पर अब हम लोग डिजायर्ड चेंजेस जो है वो जेनेटिक एडिटिंग के थ्रू भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जेनेटिक एडिटिंग क्या होती है, तो जेनेटिक एडिटिंग में यहाँ पर विदाउट एडिंग फॉरेन डीएनए। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब फॉरेन डीएनए ऐड कर देते हैं तब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, पर अगर हमने कोई भी फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं किया तो वो हो जाता है जेनेटिक एडिटिंग। अब ये दोनों प्रोसीजर जो है उनके लिए दोस्तों क्रिस्पर कास9, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि एक जेनेटिक एडिटिंग टूल है, इसी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डीएनए, जीन्स, ये क्या होते हैं, तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने होते हैं, और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये डीएनए हो सकता है या कभी कभी आरएनए भी होता है। अब डीएनए बेसिकली क्या है, तो डीएनए एक सीक्वेंस चेन है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, और ये सेगमेंट से बना होता है डीएनए। तो जैसे अब ये हमारा डीएनए जो है, अब ये जो डीएनए की पूरी सीक्वेंस चेन होती है इसमें एक एक सेगमेंट होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं जीन, और हर जीन जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है, उसका इनकोडिंग उसमें होता है। तो जैसे अभी मसल मास के लिए जो जीन आइडेंटिफाई किया गया था, सपोज वो जीन 1 था, तो वैसे ही बाकी फीचर्स जो है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वूल की क्वालिटी हो, उनकी हाइट हो, बॉडी वेट हो, आइस कलर हो, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एडिट किया जा सकता है। तो जेनेटिक एडिटिंग में क्रिस्पर कास9 टूल की हेल्प से हम लोग जो भी रिक्वायर्ड जीन हैं उन्हें कट कर देते हैं, और कट करने के बाद बॉडी उसे हील करती है, या हम लोग हमें जो स्पेसिफिक डिज़ायर ट्रेट है उसे इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यूरोपियन शिप में से जो मसल मास वाला जो ट्रेट था उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड में जब हम लोग फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, वो है दोस्तों बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन जो है उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में। अब बीटी कॉटन में हमने क्या किया, तो बीटी कॉटन का जो डीएनए था, अब यहाँ पे बीटी कॉटन
बीटी कॉटन जो है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और ये इकलौती क्रॉप है जो इंडिया में अलाउड है। इसके अलावा कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में अलाउड नहीं है। अब ये जो बीटी कॉटन था, इस बीटी कॉटन में हम लोगों ने सॉइल बैक्टीरिया से डीएनए लिया है, सॉइल बैक्टीरिया के जीन। अब वो सॉइल बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। तो दोस्तों बीटी कहाँ से आया आप समझ सकते हो, बीटी यानी बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis से हम लोगों ने कुछ जीन्स लिए, जैसे पहला CRY1AC और CRY2AB। ये बीटी कॉटन में हमें दिखाई देते हैं, BT1 BT2 में। अब सॉइल बैक्टीरिया से जीन्स लिए और सॉइल बैक्टीरिया को जीन्स को हमने कॉटन जो कि प्लांट है वहाँ पे इंसर्ट किए, यानी हमने कॉटन के प्लांट में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, एलियन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो दोस्तों जेनेटिकली एडिटेड और जेनेटिकली मॉडिफाइड में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब आप कभी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करोगे, एलियन जीन को इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो बन जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड और उसे ही हम कहते हैं ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक के टर्म जब आप सुनते हो तो ट्रांसजेनिक और जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड दोनों टर्म्स सिमिलर है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। तो ये था बीटी कॉटन के रिगार्डिंग। सो आई होप कि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिकली एडिटेड और जेनेटिकली मॉडिफाइड दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो जो शिप हमने कश्मीर में बनाई है वो जेनेटिकली एडिटेड है, उसमें कोई भी एलियन जीन्स या फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए वो है जेनेटिक एडिटेड। अब यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन की भी बात आती है। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंडिया में जो इनके रेगुलेटरी नॉर्म्स है, इनका अप्रूवल प्रोसेस है, उसको भी थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। पर उससे पहले बीटी राइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी एक जीन एडिटेड एम्ब्रियो ऑफ बफेलो को डेवलप किया है। अब इससे भी क्या होगा, तो वो बफेलो में जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी कौन सी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला तो हमने इन्हें बनाया है क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवस्टॉक। क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवस्टॉक क्योंकि जो ज़्यादा दूध देने वाली वेराइटीज़ जो होती है, ब्रीड जो होते हैं, वो जनरली लेस क्लाइमेट रेजिस्टेंट होते हैं। तो हमें हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स भी चाहिए जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हो, जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से अडाप्ट भी हो, और जो क्लाइमेट चेंज के वजह से चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन कम ना हो। तो हमने यहाँ पे जेनेटिक एडिटिंग किया एम्ब्रियो में और उससे एक डिजायर्ड ट्रेट इंट्रोड्यूस किया, वो था क्लाइमेट रेजिस्टेंट लाइवस्टॉक। उसके अलावा भी हम लोग मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं और फार्मर्स को हेल्प भी कर सकते हैं, इन एनिमल्स को स्ट्रॉन्गर भी कर सकते हैं। ये प्रीवियसली भी हमने कोशिश की थी, ये प्रीवियसली हमने अचीव किया था क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, जिन्हें हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। पर अभी ये सारे फीचर्स हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा न करते हुए उन्हें जेनेटिकली एडिट करके अचीव करते हैं। तो अब ये जो एडिटिंग बफेलो में हुई है, क्या ये पिग में हो सकती है, शीप में हो सकती है, गोट में हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, और चिकन में भी हो सकती है। तो बहुत सारे एनिमल्स में हम लोग जेनेटिक एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब वैसे ही दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड राइस वैरायटी, तो राइस वैराइटीज़ हमारे पास बहुत है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो पॉसिबल हुआ था वो हाइब्रिड के वजह से पॉसिबल हुआ था। हाइब्रिड में हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते थे, पर अब हम लोग नया ग्रीन रिवोल्यूशन फिर से कर सकते हैं, पर वहाँ पर यूज़ होगा जीन एडिटिंग। ओके, अब यहाँ पर जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, आइकर जो है, इन्होंने राइस की 2 वेराइटीज़ को डेवलप किया। अब राइस की वेराइटीज़ में कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो पहला फीचर जो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया उन्हें ड्रॉट, दूसरा हायर यील्ड, सैलिनिटी टॉलरेंस और मोर नाइट्रोजन इफिशिएंसी, इतने सारे फीचर्स उस राइस वैरायटी में इंट्रोड्यूस किए जेनेटिक एडिटिंग के थ्रू। तो जेनेटिक एडिटिंग के थ्रू हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, यील्ड भी बढ़ा सकते हैं और हमारे फार्मर्स का इनकम भी बढ़ा सकते हैं। और ये सेम प्रोसीजर को अप्लाई करके हम लोग जो क्रॉप पैटर्न में चेंजेस हमें डिज़ायरेबल है, वो क्रॉप पैटर्न में चेंजेस भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक एडिटिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है और इन पर हमें क्वेश्चंस हमेशा पूछे भी जाते हैं। अब दोस्तों इसका थोड़ा रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट अप्रूवल है उसके बारे में भी जान लेते हैं।
तो ये जितने भी हमने देखे, शीप्स देखा, बफेलो, राइस वेराइटीज़, तो क्या ये इंडियन फार्मर्स को अभी अवेलेबल है? तो दोस्तों ये इंडियन फार्मर्स को अवेलेबल नहीं है, ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, इनके फील्ड ट्रायल होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके लिए एक पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट कर रही है, पर वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन अभी इन प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये सारी वेराइटीज़ फार्मर्स को अभी अवेलेबल नहीं है। अब उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन का सीक्वेंस समझते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एनिमल्स जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स जो है वो इंडिया में अलाउड नहीं है। पर वही अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहली ग्रुप जो है वो है फूड क्रॉप, इनका जो डिवीजन है उसमें आती है फूड क्रॉप्स, और सेकंड जो है वो नॉन फूड क्रॉप। तो नॉन फूड क्रॉप की बात करें तो बीटी कॉटन जो है वो इंडिया में अलाउड है। बीटी कॉटन ये इंडिया में सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्रॉप था, उसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया क्योंकि वो नॉन फूड क्रॉप था। अगर हम लोग फूड क्रॉप की बात करें तो रिसेंटली आप लोगों ने जीएम मस्टर्ड के बारे में पढ़ा होगा। जीएम मस्टर्ड है, बीटी ब्रिंजल है। अब ये जो है इन्हें इंडिया में अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है, इनकी डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है, फील्ड ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, उसका डेटा भी जो गवर्नमेंट कमिटीज़ है उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है, पर हम लोगों ने अभी तक इंडिया में फूड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को अलाउ नहीं किया है। तो ये तो क्वेश्चन था जेनेटिकली मॉडिफाइड का। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड की बात अगर हम लोग करें तो दोस्तों इंडिया में जेनेटिक इंजीनियर्ड अभी तक कोई भी एनिमल या प्लांट अप्रूव्ड नहीं हुआ है, सारे ट्रायल एंड बेसिस पर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और गवर्नमेंट इसके बारे में पॉलिसी बना रही है। तो हमने ये जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है, हमारे फार्मर्स को अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम लोग इन्हें फार्मर्स को अवेलेबल करा सकते हैं या फ्यूचर में अगर करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होगा, इस टॉपिक पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसी टॉपिक पर हमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वैसे ही एक प्रीलिम का क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू जीन एडिटिंग कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी अलाउ प्रिसाइज इंसर्शन, डिलीशन, अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं वो आप बताएंगे। सेकंड, अनलाइक ट्रेडिशनल जेनेटिक मॉडिफिकेशन, दोस्तों यहाँ पे फोकस करना है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जीन एडिटिंग डज नॉट इन्वॉल्व इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन्स। फॉरेन जीन्स भी टर्म यूज की जा सकती है, एलियन जीन्स भी टर्म यूज की जा सकती है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।